एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हम फिर से एलन की नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। कुछ समय बाद क्रिसमस का दिन आ जाता है और पूरी नोबल फैमिली डिनर टेबल पर एक साथ बैठती है। जैसे ही सब लोग खाना टेस्ट करते हैं, सबके चेहरे पर सरप्राइज साफ साफ दिखता है। मीट बेहद टेस्टी, सॉफ्ट और रिच फ्लेवर वाला होता है। थोड़ी ही देर में पता चलता है कि ये मीट एक सींग वाले रैबिट का है, जिसे एलन ने खुद हंट किया था। जेनोफ बहुत खुश होकर एलन की जमकर तारीफ करता है। वो कहता है कि उसे रॉडन के बेटे से बस यही उम्मीद थी। डिनर के बीच वो अनाउंस करता है कि विलेज ने अपने हंटिंग कोटा के पूरे 20 बोर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। एलन अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे जरा भी सरप्राइज नहीं होता। उसे अपने फादर की एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। उधर टॉमस जोर से कंप्लेन करता है। वो कहता है कि इतने सारे बोर्ड्स हंट हुए, लेकिन उनका मीट कभी भी उन्हें सर्व नहीं हुआ। ग्रैनविल तुरंत उसे कड़क आवाज में डांट देता है और कहता है, सेल्फिश मत बनो, जो कुछ मिला है उसके लिए थैंकफुल रहो। एलन चुपचाप ये सब सुन लेता है। उसे ये बात थोड़ी हार्श और आयरोनिक लगती है। सच तो ये है कि जमीन पर काम करने वाले सर्फ्स कई बार नोबल फैमिली के बेटे से भी ज्यादा मीट खा लेते हैं। फिर भी टॉमस शांत नहीं होता। वो एलन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक व्हाइट डियर हंट करके लाए। एलन बिना कोई हेजिटेशन दिखाए तुरंत हाँ बोल देता है। उसे अच्छे से याद है कि व्हाइट डियर एक सी रैंक मॉन्स्टर है, जिसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल एक बोर्ड जितनी होती है। उसे पता है ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन चैलेंज उसे बहुत पसंद है। वो स्नोई फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। सबसे पहले वो बर्फ के अंदर एक डीप डिच खोदकर एक ट्रैप सेट करता है। थोड़ी देर में हॉकिंस उड़कर आता है और उसे बताता है कि पास में ही एक व्हाइट डियर है। एलन तुरंत अपना प्लान शुरू कर देता है। वो अपनी हॉपर स्क्वाड फ्रॉग्स को समन करता है और डियर के बिल्कुल सामने पोजीशन कर देता है। व्हाइट डियर उन फ्रॉग्स को देखते ही गुस्से में उन पर चार्ज करता है। जैसे ही वो करीब आता है, एलन फ्रॉग्स को तुरंत गायब कर देता है। कुछ सेकंड्स बाद फिर से उन्हें डियर के सामने समन करता है। डियर दोबारा चार्ज करता है और फिर लास्ट मोमेंट पर फ्रॉग्स वैनिश हो जाते हैं। ये गेम कई बार चलता रहता है। अब डियर गुस्से में बिल्कुल अंधा हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे बस दौड़ता रहता है। भागते भागते वो सीधे उसी हिडन डिच में जाकर गिर जाता है। एलन हल्की सी स्माइल करता है। उसका ये प्लान एकदम परफेक्टली काम कर गया। वो धीरे से उसके पास जाता है, अपना नाइफ निकालता है और बहुत ही केयरफुली उसे कार्व कर देता है। शाम के वक्त ग्रैनविल मैंशन के गेट पर गार्ड्स एक व्हाइट डियर को आते देखकर पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं। वो उस पर अटैक करने वाले ही होते हैं कि तभी डियर के नीचे से एलन बाहर निकलता है और कहता है, रुक जाओ, ये व्हाइट डियर कोई डेंजर नहीं है, ये टॉमस के लिए एक गिफ्ट है। ग्रैनविल फैमिली तुरंत बाहर आती है। टॉमस खुशी के मारे चमक उठता है। एलन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था। ग्रैनविल इस चीज को देखकर क्लियरली शॉक्ड है। एक सी रैंक मॉन्स्टर को पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता। वो सेबास की तरफ मुड़कर कहता है कि इस मैटर की प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। बाद में ग्रैनविल हाउस को थोड़ा डाउट होता है कि क्या एलन के पास सच में कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है या नहीं। इसी बीच सेबास एलन को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो उसे बताता है कि ग्रैनविल हाउस ने उसे प्रमोट करने का फैसला किया है। अब एलन सिर्फ मैन सर्वेंट की जॉब नहीं करेगा, अब उसे हंट्समैन का रोल भी दिया जा रहा है। हंट्समैन के तौर पर एलन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वाइल्ड एनिमल्स को हंट करना, ताकि रॉयल हाउस होल्ड के लिए हमेशा हाई क्वालिटी मीट मिल सके। इसके अलावा अगर ट्रैवल या हंटिंग के दौरान कहीं कोई मॉन्स्टर अटैक हो जाए, तो उसे आसपास के बायस्टैंडर्स को प्रोटेक्ट भी करना होगा। सेबास ये भी समझाता है कि पहले जो पे एज यू गो सिस्टम था, उसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब एलन को एक फिक्स सैलरी मिलेगी, जो कि पूरे 100 सिल्वर कॉइंस होगी। ये सुनते ही एलन बिना किसी हेजिटेशन के एग्री कर लेता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। उसके लिए बस इतना करना है कि वो मॉन्स्टर्स को जल्दी जल्दी हंट करे, अपनी बाकी सारी ड्यूटीज पूरी करे और फिर अपनी प्रैक्टिस और रिसोर्सेज के लिए गोब्लिन्स की फार्मिंग जारी रखे। इस डील से खुश होकर एलन हंट्समैन की पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है और डिक्लेयर करता है कि वो अगले ही दिन से काम शुरू कर देगा। तभी सेबास जल्दी से अपना हाथ उठाकर उसे रोकता है। वो बताता है कि एलन को हर सिंगल डे काम करने की जरूरत नहीं है। वो पहले की तरह ही सेसिल का मैन सर्वेंट बना रहेगा और मैंशन में वेटर का काम भी करेगा। हंट्समैन की ड्यूटी उसे हर कुछ दिन में या फिर जरूरत के हिसाब से लगभग हफ्ते में एक बार दी जाएगी। एलन इस नए अरेंजमेंट को समझकर एक्सेप्ट कर लेता है। अगले साल मार्च का महीना आते आते सेसिल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसका एल्डर ब्रदर मिही आखिरकार एकेडमी से अपने घर लौट रहा है। मिही एक मैसिव एयरशिप के जरिए बहुत ही ड्रामेटिक एंट्री करता है, जो धीरे धीरे पोर्ट की तरफ उतरता है। जैसे ही एयरशिप लैंड करता है, मिही फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलता है। उसे देखते ही सेसिल दौड़कर उसके पास जाती है और बहुत खुशी से उसे ग्रीट करती है। एलन थोड़ी दूरी से ये सब कुछ देखता है और उन सिबलिंग्स की बॉन्डिंग देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है।
उसे याद आता है कि मिही जब एकेडमी गया था तब काफी छोटा था, तो अब उसकी एज करीब 14 साल होनी चाहिए। लेकिन मिही दिखने में काफी ज्यादा मैच्योर और फिजिकली डेवलप लगता है। एलन आगे बढ़कर पोलाइटली उसका लगेज कैरी करने का ऑफर करता है। वो खुद को मिशन का नया मैन सर्वेंट इंट्रोड्यूस करता है और साथ ही हंसमैन की पोजीशन के बारे में भी बताता है। ये सब सुनकर मिही जेन्युइनली सरप्राइज हो जाता है कि एलन जैसी एज का लड़का इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहा है। वो कंक्लूड करता है कि एलन जरूर बहुत एक्सेप्शनली गिफ्टेड होगा। एलन कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मिही कैपिटल से लाया हुआ एक छोटा सुवेनियर सेसिल को दे देता है। सेसिल एक्साइटमेंट में मिही को खींचकर अंदर ले जाती है और फ्यूचर की फन एक्टिविटीज के बारे में बात करने लगती है। दोनों सिबलिंग्स को देखकर एलन के अंदर हल्की सी नोस्टाल्जिया फीलिंग आती है। उसे अपना घर याद आ जाता है। वो सोचने लगता है कि उसकी फैमिली कैसी होगी और उम्मीद करता है कि वे पीसफुली रह रहे हों। बाद में जब एलन हंटिंग पर जाता है तो वो एक ह्यूज रूस्टर पकड़ लेता है और उसे मेंशन लेकर आता है। शेफ उसकी ये कैच देखकर पूरी तरह इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि ये भी एक एक्सीलेंट हॉल है और इससे मिही के वेलकम बैक डिनर के लिए कुछ बहुत स्पेशल बनाया जा सकता है। तभी रिकली आकर बताता है कि जेनॉफ और मिही इस वक्त ड्वेल कर रहे हैं। ये सुनकर सब लोग फाइट देखने के लिए तुरंत मूव करते हैं। एलन भी बहुत ध्यान से उस बैटल को ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसने पहली बार जेनॉफ को स्वॉर्ड से फाइट करते हुए देखा था। ड्वेल कुछ देर तक चलता रहता है। एलन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि मिही जेनॉफ के अगेंस्ट अपना ग्राउंड बहुत अच्छे से होल्ड कर पा रहा है। लेकिन कुछ समय बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि ड्वेल काफी लंबा हो गया है और फाइट को वही स्टॉप कर देते हैं। ड्वेल खत्म होने के बाद मिही एलन की लाई हुई हंटिंग हॉल को नोटिस करता है। एलन की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस देखकर वो सजेस्ट करता है कि दोनों स्पार करें। जेनॉफ एलन को बुलाता है और उसे एक स्वॉर्ड देता है। एलन तुरंत नोटिस करता है कि ये ब्लेड मिथ्रिल से बना है और वो बहुत इंप्रेस हो जाता है। उसे याद आता है कि हाल की हंटिंग की वजह से उसके अटैक स्टैट्स पूरे 7 लेवल बढ़ चुके हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ उसे लगता है कि शायद वो ये स्पारिंग मैच आसानी से जीत सकता है। कुछ ही देर में ड्वेल शुरू हो जाता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मिही एलन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट निकलता है। शुरू से ही मिही ऑफेंसिव पोजीशन ले लेता है और पूरे मैच का पेस कंट्रोल करता है। एलन अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार डिफीट हो जाता है। एलन अपनी लॉस एक्सेप्ट करता है और मानता है कि मिही बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। उसे एहसास होता है कि असल में उसके पास जीतने का कोई चांस ही नहीं था। सेसिल और टॉमस तुरंत मिही के पास दौड़ कर जाते हैं और उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। मिही बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ी क्योंकि उसने समर में एक बहुत बड़ा डंजन क्लियर किया था। साथ ही उसे फेमस स्वॉर्ड मास्टर डब से स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग भी मिली है। ये सब सुनकर एलन चुपचाप सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद यही असली डिफरेंस है एक ऑर्डिनरी लड़के और एकेडमी ट्रेंड वॉरियर के बीच। वो अंदर ही अंदर डिसाइड करता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। एलन सोचता है कि शायद इजी मोड में लाइफ जीना ऐसा ही होता है। जाने से पहले मिही कहता है कि वो अगले समर तक वापस नहीं आएगा। ये सुनकर एलन उससे प्रॉमिस लेता है कि जब वो वापस आएगा तो दोनों फिर से स्पार करेंगे। मिही हंसकर एग्री करता है, लेकिन साथ ही एलन से कहता है कि उसके लौटने तक सेसिल का अच्छे से ध्यान रखे। एलन धीरे धीरे सेसिल का सर्वेंट बने रहने से बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगा है। उसका मेन गोल है कि वो अपनी फैमिली को पॉवर्टी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाले। कुछ दिनों बाद मिही अपनी एकेडमी लौट जाता है। सेसिल उसे जाते हुए देखकर बहुत सैड हो जाती है। एक महीने बाद विस्काउंट कार्नेल बैरन ग्रैनविल के रेजिडेंस पर विजिट करता है। एलन दोनों को सर्व करता है और उसे रिकली की बात याद आती है। कार्नेल के पास विस्काउंट का टाइटल है और वो नेबरिंग फीफडम को गवर्न करता है। सोशल रैंकिंग में वो ग्रैनविल से एक रैंक ऊपर है। रिकली को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि कार्नेल क्यों आया है, लेकिन वो एलन को क्वाइटली वार्न करता है कि थोड़ा कॉशियस रहें। ग्रैनविल और कार्नेल फैमिली के बीच सेंचुरीज से कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है और दोनों टेरिटरीज के बीच टेंशन कभी पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ। कार्नेल व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स को गवर्न करता है। रिकली एलन को वहां की सिचुएशन ब्रीफली समझाता है। व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स मिथरिल डिपॉजिट से रिच है, जो कि एक बहुत रेयर और वैल्यूएबल मेटल है, लेकिन वहां माइनिंग पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि उस रीजन में एक बेहद पावरफुल ड्रैगन रहता है। उसकी प्रेजेंस माइनिंग ऑपरेशंस को बेहद डेंजरस बना देती है। रिजल्ट ये हुआ कि ग्रैनविल फीफडम को हैवी इकोनॉमिक डाउनटर्न फेस करना पड़ा। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि इश्यू सिर्फ सिंपल टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बैरन ग्रैनविल सीधे पॉइंट पर आता है। वो कार्नेल से पूछता है कि वो इतनी दूर सिर्फ मील एंजॉय करने तो नहीं आया होगा। कार्नेल कंफर्म करता है कि बात कुछ और है। वो बताता है कि उसकी यंगेस्ट डॉटर ने हाल ही में अप्रेजल सेरेमनी कंप्लीट की है और वो रिजल्ट अनाउंस करने आया है। ये सुनकर एलन सीक्रेटली होप करता है कि मैश के पास कोई टैलेंट हो,
क्योंकि उसने स्पीयर में काफी अच्छी स्किल दिखाई थी। लेकिन कार्नेल बहुत सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ रिवील करता है कि उसकी डॉटर टैलेंटलेस है। फिर वो ग्रैनविल को रिमाइंड करता है कि उसके 3 बच्चों में से 2 के पास टैलेंट है। वो कहता है कि ग्रैनविल की पोजीशन में होना शायद बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। ग्रैनविल बहुत रेस्टेंट, रिजेंटमेंट और जेलसी के साथ रिएक्ट करता है। एलन कंफ्यूज हो जाता है। उसे हमेशा लगा था कि टैलेंट मिलना एक बहुत सेलिब्रेट करने वाली बात है। अप्रेजल सेरेमनी में उसने कॉमन्स को टैलेंट मिलने पर बहुत खुश होते देखा था और ना मिलने पर बहुत दुखी। लेकिन यहाँ नोबल्स के बीच सिचुएशन बिल्कुल उल्टी लग रही है। वो सोचता है कि शायद टैलेंट्स के साथ कुछ पॉलिटिकल या सोशल कॉम्प्लिकेशंस जुड़े होते होंगे, खासकर एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में। मैसेज डिलीवर करने के बाद कार्नेल अपनी कैरेज में बैठकर वहां से चला जाता है। कुछ महीनों बाद अक्टूबर का महीना आता है और एलन अब पूरे 9 साल का हो चुका है। अपने डे ऑफ पर वो एडवेंचरर गिल्ड जाता है और रेवन और उसकी पार्टी से मिलता है। वो कहता है कि अब वो सी रैंक मॉन्स्टर्स लेना चाहता है। सबके सब शॉक हो जाते हैं। सी रैंक मॉन्स्टर्स कई एडल्ट एडवेंचरर्स के लिए भी बहुत डेंजरस माने जाते हैं, लेकिन वो एलन की स्किल एक्नॉलेज करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि पहले एक प्रॉपर आर्मर ले ले। वे उसे आर्मर शॉप ले जाते हैं और डिफरेंट इक्विपमेंट दिखाते हैं। एलन को सबसे ज्यादा एक रेड आर्मर सेट पसंद आता है। वो उसे चूज करता है और तुरंत हंटिंग के लिए निकल पड़ता है। हॉकिंस आगे स्काउट करता है और एक स्लीपिंग सी रैंक ओक लोकेट करता है। एलन अपनी टॉमस स्क्वाड रिलीज करता है और सब मिलकर वे उसे आसानी से डिफीट कर देते हैं। कार्विंग के बाद उसे सी रैंक मैजिक स्टोन मिलता है और वो बहुत प्राउड फील करता है कि ये उसने मोस्टली खुद किया। लेकिन वो खुद को रिमाइंड करता है कि हम्बल रहना बहुत जरूरी है। मिही से मिली डिफीट ने साबित कर दिया था कि अभी ग्रोथ की काफी स्पेस बाकी है। थोड़ी देर बाद हॉकिंस सिग्नल देता है कि एक और सी रैंक मॉन्स्टर नियर बाय है। एलन जल्दी से वहां पहुंचता है और देखता है कि वो सी रैंक आर्मर्ड एंट है। वो तुरंत सेबर टूथ टाइगर्स डिप्लॉय करता है, लेकिन उनके अटैक्स उसका हार्ड शेल बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं कर पाते। क्विकली अडैप्ट करते हुए एलन बटरफ्लाइज रिलीज करता है, जिससे वो क्रिएचर्स हो जाता है। जैसे ही वो गिरता है, एलन डैगर निकालकर उसे फिनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शेल बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। अचानक आर्मर्ड एंट जाग जाता है और एलन घबराकर बार बार स्टैब करता है, जब तक कि आखिरकार वो उसे डाउन नहीं कर देता। उसका ग्रिमोयर यूजुअल रिवॉर्ड स्टैटिस्टिक्स दिखाता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका इंटेलिजेंस स्टैट बहुत हाई है। वो सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि वो स्पेल्स कास्ट कर सकता है। क्यूरियस होकर वो मैशन लौटने के बाद सेसिल से कहता है कि एक प्रोफेसर बुलाया जाए जो उसकी मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट करे। सेसिल डाउट करती है कि कुछ रिजल्ट आएगा, क्योंकि एलन ने कभी मैजिकल एबिलिटी शो नहीं की। प्रोफेसर क्रिस्टल बॉल एलन के हाथ में देता है और फोकस करने को कहता है। कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी क्रिस्टल बॉल रिएक्ट नहीं करता। कंक्लूजन एकदम क्लियर है, एलन मैजिक यूज नहीं कर सकता और स्पेल्स कास्ट नहीं कर सकता। फिर भी वो बहुत पजल रहता है। अगर उसके पास मैजिकल एबिलिटी नहीं है तो उसका इंटेलिजेंस स्टैट इतना हाई क्यों है। यही था एपिसोड 8 का एंड। आगे क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल मिस मत करना।